तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ने से एंगल ऑफ डेविएशन में क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखा गया है कि जैसे जैसे एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ता है एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होता है, बढ़ता है। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन किसके बीच का एंगल है? ये एंगल ऑफ डेविएशन एंगल है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे का बीच का एंगल। ये जो इमर्जेंट रे दिख रहा है आपको और ये इंसिडेंट रे दिख रहा है, इन दोनों का बीच का एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। और देखा गया कि जैसे जैसे एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ता है एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ता है। तो ये क्यों होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ने से एंगल ऑफ डेविएशन क्यों बढ़ता है, उसका कारण को हम लोग समझेंगे। तो उसका कारण को समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक प्रिज्म का डायग्राम बनाया है। ये एयर है और ये प्रिज्म ग्लास से बना हुआ है। तो ये डेंसर मीडियम हो गया, ये रेयर मीडियम हो गया। और लाइट हम लोग जानते हैं जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाता है तो टूवर्ड द नॉर्मल बेंड होता है। तो ये लाइट इस डायरेक्शन में जा रहा था और फिर क्या हो गया, जैसे ये डेंसर मीडियम में एंटर किया तो इधर बेंड हो गया टूवर्ड द नॉर्मल। ये नॉर्मल है आपका, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। फिर ये लाइट यहाँ गया और फिर लाइट जब डेंसर से रेयर जाता है तो हम लोग जानते हैं कि लाइट जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाता है, कम डेंसिटी वाला मीडियम जाता है, जैसे कि यहाँ पे लाइट अब ग्लास से एयर जा रहा है तो लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होता है। तो यहाँ पे लाइट आप देख सकते हो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुआ है। तो जो लाइट यहाँ गिर रहा है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो लाइट अंदर में ट्रैवल कर रहा है उसको रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, और जो लाइट बाहर निकल रहा है उसको इमर्जेंट रे बोलते हैं। और इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और ये रिफ्रैक्टेड रे जो फर्स्ट सरफेस का नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट फर्स्ट सरफेस बोलते हैं। और रिफ्रैक्टेड रे जो सेकेंड सरफेस का नॉर्मल के साथ, ये भी नॉर्मल है, सेकेंड सरफेस का नॉर्मल के साथ जो एंगल बना है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट सेकेंड सरफेस बोलते हैं। उसको R1 से रिप्रेजेंट किया जाता है फर्स्ट सरफेस वाला को, और R1 से रिप्रेजेंट किया जाता है फर्स्ट सरफेस वाला को, और R2 से रिप्रेजेंट किया जाता है सेकेंड सरफेस वाला को। और इमर्जेंट रे जो लाइट बाहर निकल रहा है उसको इमर्जेंट रे बोलते हैं, और ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में एक रिलेशन होता है, जिस रिलेशन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, जो कि किसी दो मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है। जैसे एयर और ग्लास मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। अब वो वैल्यू किससे मिलेगा? इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे का जो साइन वैल्यू का रेशियो से मिलेगा। तो लाइट क्योंकि एयर से ग्लास में एंटर कर रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हो जाएगा sin I बाय sin R, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये एंगल ऑफ ये जो sin R1 है उसको हम लोग इधर ले आएंगे। तो जब लाइट एयर से ग्लास में एंटर करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हो जाएगा sin I बाय sin R1, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है। और ये sin R1 इधर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा sin I इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू sin R1। और क्योंकि ये किसी दो मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है तो ये कांस्टेंट है, इससे ये पता चलता है कि sin I sin R1 के ऊपर प्रोपोर्शनल है, दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है। और अगर sin I sin R1 के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एंगल I भी एंगल R1 के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, उसके अलावा हम लोग प्रिज्म केस में एक रिलेशन जानते हैं कि R1 और R2 का जो सम होता है वो हमेशा एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है। तो R1 प्लस R2 का वैल्यू हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर। अब लाइट यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट यहाँ पे ग्लास से एयर जा रहा है। तो जब लाइट ग्लास से एयर जाता है तो यहाँ पे ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्योंकि लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रहा है तो जिस मीडियम में लाइट गिरता है सरफेस के ऊपर उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। भले ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है लेकिन इस सरफेस के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। भले ओवरऑल ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, लेकिन इस सरफेस के लिए, जैसे इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस तरह से इस सरफेस के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो उसके बाद अगेन हम क्योंकि लाइट ग्लास से एयर जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या हो जाएगा? sin I बाय sin R। तो sin I कितना है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू R2 है, इसलिए sin R2 ऊपर है, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू E है, तो इसलिए sin E नीचे है। और अगर हम लोग यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाले तो हम लोग जानते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर होगा वो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास का रेसिप्रोकल होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो sin E बाय sin R2 हो जाएगा।
अब ये साइन R2 इधर आ जाएगा तो आपका साइन E इक्वल टू हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन R2 इंटू साइन R2। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है किसी दो मीडियम के लिए, एयर और ग्लास मीडियम के लिए कांस्टेंट है, तो ये इसके ऊपर प्रोपोर्शनल होगा। अब साइन E क्योंकि साइन R2 के ऊपर प्रोपोर्शनल है तो E भी क्या हो जाएगा आपका R2 के ऊपर प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर ये सारा चीज़ आप समझ चुके हो ये कैसे आया, तो अब आपको मैं समझाने जा रहा हूँ कि ये एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ने से एंगल ऑफ डेविएशन कैसे बढ़ता है। इसको समझने के लिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब क्योंकि हम लोग को किसको चेंज करना है, एंगल ऑफ प्रिज्म को चेंज करना है, तो हम लोग को एंगल ऑफ प्रिज्म को चेंज करना है और हम लोग को चेक करना है कि एंगल ऑफ डेविएशन में क्या चेंजेस आता है, बढ़ता है या घटता है। तो हम लोग को क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म को चेंज करना है तो हम लोग जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे। तो अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को कांस्टेंट कर दूं तो सीधा सा बात है ये और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका वैल्यू जैसे ही कांस्टेंट होगा तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। मतलब इसका वैल्यू को अगर मैं चेंज ना करूं तो इसका वैल्यू भी चेंज होने वाला नहीं है। अच्छा ठीक है, तो अब हम लोग को ये पता चल गया कि ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब I कांस्टेंट है तो R1 कांस्टेंट हो जाएगा, तो R1 यहाँ कांस्टेंट हो गया। अब अगर मैं एंगल ऑफ प्रिज्म को बढ़ाऊं तो एंगल ऑफ प्रिज्म को बढ़ाऊं, अगर मैं इस एंगल ऑफ प्रिज्म को अगर बढ़ाते जाऊं तो एंगल ऑफ प्रिज्म जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसका वैल्यू को बढ़ने के लिए, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बढ़ने वाला नहीं है, तो इसका वैल्यू को बढ़ने के लिए इसको बढ़ना पड़ेगा। जैसे समझने के लिए सोच लीजिए, इसका वैल्यू सोच लीजिए 10 है, कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू को अगर मैं 20 करता हूं तो इसका वैल्यू को उसके लिए 10 होना पड़ेगा। इसका वैल्यू को अगर मैं 30 करता हूं तो इसका वैल्यू को उसके लिए 20 होना पड़ेगा। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ेगा R2 बढ़ेगा, और R2 क्या है, R2 है ये जो सेकेंड सरफेस है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस है सेकेंड सरफेस है, जिसको प्रिज्म केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं सेकेंड सरफेस का। लेकिन अगर सिर्फ मैं इस सरफेस को स्टडी करूं तो इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ प्रिज्म जैसे जैसे बढ़ेगा, एंगल ऑफ ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है सेकेंड सरफेस, जिसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं प्रिज्म के लिए, सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो भी वैसे से बढ़ेगा। अब सीधा सा बात है, जब R2 बढ़ेगा, जब R2 बढ़ेगा एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ने से, जब R2 का वैल्यू बढ़ेगा तो R2 का वैल्यू बढ़ने से एंगल ऑफ आपका इमर्जेंस, जो आपका ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, इसका वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों भी डायरेक्टली रिलेटेड है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जैसे जैसे बढ़ेगा इसका वैल्यू भी बढ़ने लगेगा। इसका वैल्यू कांस्टेंट है, इसका वैल्यू भी कांस्टेंट है, और ये जैसे जैसे बढ़ेगा इसका वैल्यू बढ़ने लगेगा। और वो कैसे बढ़ेगा वो आपको इस रिलेशन से समझ में आ रहा होगा। और ये जैसे जैसे बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए, अगर ये यहाँ तक अगर आप समझ गए हो कि इसका बढ़ने से ये बढ़ता है तो आगे की चीज़ आप समझ जाओगे इजीली। अब देखिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ये इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो इंसिडेंट रे तो कांस्टेंट है, हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज नहीं कर रहे, तो वो तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन आपका जो एंगल ऑफ इमर्जेंस, क्योंकि ये R2 चेंज होने क्योंकि ये R2 चेंज हो रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म चेंज होने से, और R2 का चेंज होने से E चेंज हो रहा है, तो E जैसे जैसे बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे सारा चीज कैसे रिलेटेड है, A बढ़ेगा तो इंप्लाइज R2 बढ़ेगा, R2 बढ़ेगा, और R2 बढ़ेगा इंप्लाइज E बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आप एंगल ऑफ प्रिज्म को बढ़ाते जाओगे तो आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये जो आपका इंसिडेंट रे है उसका डायरेक्शन तो फिक्स है, और जैसे जैसे आप एंगल ऑफ प्रिज्म को बढ़ाओगे एंगल ऑफ इमर्जेंस बढ़ने के लिए क्या होगा, इमर्जेंट रे का जो डायरेक्शन है वो भी बढ़ते जाएगा। तो आप यहाँ पे ग्रेजुअली देख सकते हो कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे का बीच का जो एंगल है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप एंगल ऑफ प्रिज्म को बढ़ाओगे R2 बढ़ेगा, और R2 बढ़ने से E बढ़ेगा, और E जैसे जैसे बढ़ेगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन में क्या होगा, ये वाला एंगल बढ़ते जाएगा, जो कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे का बीच का एंगल है, जिसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो इससे ही आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे आपका सेकेंड सरफेस का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो जैसे जैसे बढ़ता है उसके कारण एंगल ऑफ इमर्जेंस बढ़ता है, और इसका बढ़ने के कारण एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ता है। तो एग्जाम में अगर आपको पूछेगा कि एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ने से एंगल ऑफ डेविएशन क्यों बढ़ता है, तो सिंपली कारण लिख देना, क्योंकि सेकेंड सरफेस का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका बढ़ने के कारण बढ़ता है। मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। और बाकी ये सब सारा रिलेशनशिप कहाँ से आया, इसके लिए मैंने जो वीडियोस डाला है उस पूरा चैप्टर का डिटेल वीडियोस उसमें आप देख सकते हो ये सब रिलेशन कैसे आया।